दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों का लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया था। आज अपन लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स से चालू करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अभी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब भले वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक हो, नॉन प्राइवेट हो, हर जगह तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ ही एक्सटेंट तक एप्लीकेबल है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या नाम है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको आपका काम डिवाइड कर देना चाहिए। पर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो एक दो ही लोग होते हैं, उसमें क्या तो आप काम डिवाइड करोगे, जिसको जो सही लगे वो लोग वो काम कर लेते हैं, राइट। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो कंसेप्ट है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एप्लीकेबल है, पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इतना एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। एक बार रीड भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसकी क्या साइज है, उसका क्या ऑपरेशन है, वो कितना, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो कहाँ है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने एक्सटेंट तक ये प्रिंसिपल उसके ऊपर अप्लाई होंगे। सेकंड पे आते हैं जनरल गाइडलाइंस। मैंने तुम लोगों को समझाया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या कि वो सिर्फ बताता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लोग किस तरह से आप एक्शन ले सकते हैं, पर वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं देता कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ये चीज़ अप्लाई कर देना। वो एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। वो सिर्फ अपन लोगों को क्या देता है, जनरल गाइडलाइंस देता है कि आप इस तरह से एक्शन ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये ना, इसके अंदर अपन लोगों को तुम लोग क्या लिखा हुआ है, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू द एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट सोल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम एज अ बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाए होंगे, बट मैनेजमेंट में एक्चुअल सिचुएशन तो क्या होती है, वो वेरी करती रहती है, वो चेंज होती रहती है, वो कॉम्प्लेक्स होती रहती है। तो इसे एक जनरल गाइडलाइंस है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दो मैनेजर हैं, वो दो मैनेजर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते टाइम आपको है ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्या है, ये जनरल गाइडलाइन है। किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा वो हमको नहीं पता, पर कॉन्फ्लिक्ट होने पे वो जनरल एक गाइडलाइंस दे रहा है कि आप मैनेजमेंट के गोल को फायदा हो उस तरह का डिसीजन लो। तो सपोज अपने ऑर्गेनाइजेशन में दो मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये दो मैनेजर के झगड़ा सॉल्व करते टाइम अपन लोग क्या सोचेंगे, यार क्या करूं। तो मैं बोलूँगी जनरल गाइडलाइंस बोलता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल मैक्सिमम हो ना, जिसमें ऐसा डिसीजन लो, तो मैं उस हिसाब से ही डिसीजन लूंगी। तो ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है, आप उसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, पर आप लोग उसको बोलते हैं ना, वो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, बट आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं गिवन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस जो जनरली बताता है कि आप क्या कर सकते हो। थर्ड, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक दो जगह एक्सपेरिमेंट किया और उसको प्रिंसिपल बना दिया गया, नहीं, ये बहुत जगह ट्राई किए गए। ट्राई करने के बाद इनको क्या बनाया गया, प्रिंसिपल बनाया गया। एक बार रीड कर दो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज देयर स्पेशलाइज्ड एक्सपेरिमेंटेशन। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स बनाए हैं। तो थर्ड क्या है, ये जो प्रिंसिपल है आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में आप लोगों को क्या बोला है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये रिजिड नहीं होते, या आप लोग अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होते, ये आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन। जैसे कि एक है ना कंसेप्ट है आपका, एक प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब
कितनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करना चाहते हो। डिसेंट्रलाइज मतलब आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलॉट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है मेन काम अपने पास रखो, बच्चा कुच्चा काम अपने को सबॉर्डिनेट को दे दो। पर आप बेस्ड ऑन सिचुएशन, आपको लगे कि यार ये जो है ना प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे ज़्यादा डेलीगेशन नहीं करना, मेरे को थोड़ा बहुत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना है, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, फ्लेक्सिबल है। आप सिचुएशन के बेसिस पे आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, वो आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है कि आपको उसको किस एक्सटेंट तक अप्लाई करना है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। फोर्थ, मेनली बिहेवियरल, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो किस पे अप्लाई करता है, वो ह्यूमन बिहेवियर। एक बार सॉरी, फ्लेक्सिबल का रीड करना रह गया, वो रीड कर लेते हैं। दिस प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड एंड आर अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैनेजर बेस्ड ऑन द सिचुएशन उसको चेंज कर सकता है, वो रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब आते हैं बिहेवियर पे। बिहेवियर का पढ़ लेते हैं। सिंस द प्रिंसिपल एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। ये जो प्रिंसिपल है, ये कैसे है, ह्यूमन बिहेवियर्स पे बेस्ड है, क्योंकि ये ह्यूमन को ही मतलब के ऊपर ही एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट अपन किसका करते हैं, ह्यूमन का करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। इसीलिए सारे प्रिंसिपल कैसे है, बिहेवियरल इन नेचर है। कैसे है, बिहेवियरल इन नेचर है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल ह्यूमन एंड मटीरियल के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने की ट्राई करते हैं। प्रिंसिपल क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है एंड जो मटीरियल है, अपने यहाँ पे मटीरियल रिसोर्स है, उसके बीच में क्या लाने की ट्राई करते हैं, कोऑर्डिनेशन लाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये मैं तुम लोगों को बताती हूँ। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कॉज एंड इफेक्ट, मैंने तुमको समझाया था कि ये डिसीजन लेने पे इस डिसीजन का क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ना। ठीक है, अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ना मतलब जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रिंसिपल मेरे को बोलता है कि आप लोगों ने अगर ये सिचुएशन में ये डिसीजन लिया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इतना इफेक्ट होगा। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है, ये कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे बनते हैं। उस वजह से क्या होता है ना, अपन लोगों को इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम ये प्रिंसिपल बहुत काम आता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है आपको ये अप्लाई करना है, बट कोई सिचुएशन आई और इमरजेंसी सिचुएशन है। अब इमरजेंसी सिचुएशन आई तो मैं ज़्यादा सोच नहीं सकती कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने की ट्राई करूँगी। अब क्योंकि मुझे पता है ये प्रिंसिपल अप्लाई करने का कॉज क्या है और उसका कितना मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होगा, तो इमरजेंसी सिचुएशन में वो इजीली अप्लाई हो सकता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इमरजेंसी के टाइम में ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटीजेंट, ये कंटीजेंट वाला जो एप्लीकेशन, ये प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन है वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन में तुम्हारा ये जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा ही। हो सकता है तुम लोग ये कोई सिचुएशन ऐसी हो जो प्रिंसिपल, जहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करे, तो ये कंटीजेंट है। ज़रूरी नहीं है हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन सिचुएशन अप्लाई किए जाते हैं। कंटीजेंट होना मतलब जो हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कभी कभी कोई सिचुएशन में अप्लाई हो भी सकता है और कोई सिचुएशन में अप्लाई नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ठीक है, एक बार अपन लोग रीड कर लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट वाला पार्ट। दे आर इंटेंट टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, सो दे आर कैन बी यूज इन वेरियस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में अपन यूज कर सकते हैं। मैंने इमरजेंसी सिचुएशन वाला बताया। कंटीजेंट एप्लीकेबिलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिविलेजिंग सिचुएशन। ठीक है, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी सेम ये सारा ही दिया हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट तुम लोगों को टेक्स्ट बुक का कंटेंट भी इसके अंदर समझा दिया है। सिर्फ कंटीजेंट में एक एग्जाम्पल दिया है जो मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर। दिस इंक्लूड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, पेइंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो प्रिविलेजिंग वेज रेट। अब तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि तुम लोगों को अपने एम्प्लॉयज को कुछ इस तरह से पेमेंट करना चाहिए, बट अब मेरा क्या है ना, मैं बोलती हूँ नहीं यार, अपन लोग है ना हर बार ये प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर बार इंडस्ट्री में वेज पे करने का तरीका बदलेगा। तो ये जो प्रिंसिपल है मैं इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, जिस तरह से इंडस्ट्री वेजेस पे कर रहा है मैं भी उसी तरह से वेजेस पे करूँगी। तो क्या बोल रहे हैं, ये कंटीजेंट, आप सिचुएशन के बेसिस पे आप लोगों को ये प्रिंसिपल अप्लाई करने होते हैं। एक बार वापस रीड कर लेते हैं। क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सेकेंड क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है। ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है। ये फ्लेक्सिबल है। उसके बाद ये बिहेवियरल इन नेचर है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रिंसिपल आते हैं। और कंटीजेंट, एक बार वापस देख लो, क्या, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जनरल गाइडलाइंस फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल,
मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिजेंट। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे आने के पहले आपकी बुक में एक स्टोरी दी है, वो स्टोरी रिलेटेड अपन लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो स्टोरी में एक डॉक्टर किरण के बारे में बताया गया है। एक्चुअली उनको जब बिजनेस चालू करना था, उनको है ना बायोटेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस चालू करना था, बट हुआ क्या रहा, क्योंकि वो एक लेडी थी और उनके पास इतना कैपिटल नहीं था। उस टाइम बायोटेक्नोलॉजी इतना फेमस नहीं था, तो किसी ने भी उन लोगों को उनको कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया, किसी ने भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। तो हुआ क्या, उन्होंने ट्राई किया कि ऐसे भी करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया। उनका जो मेन पर्पस है, उनका पर्पस था एंजाइम एक्सट्रैक्ट करना। किसमें से? पपैया में से एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट करना। धीरे धीरे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुक्के में सक्सेसफुल नहीं हुआ, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए बहुत जगह। उस वजह से उन लोगों के उनका क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल लगाए, उन्होंने प्रिंसिपल, एक रिसर्च रिलेटेड प्रिंसिपल आता है वो लगाया, डिवीजन ऑफ वर्क रिलेटेड प्रिंसिपल लगाया, सही जगह सही इंसान को अलॉट किया वर्क, वो सारे प्रिंसिपल यूज़ करके उन्होंने क्या किया, अपनी सक्सेस अचीव की। अब ये अपन लोगों को यहाँ से पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रियलिटी चेक दिलाता है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है। जैसे एक बार रीड करते हैं, प्रिंसिपल प्रोवाइड्स मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यूजिंग दिस प्रिंसिपल विल ऐड टू देयर नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। देखो, ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ना, अपने मैनेजर को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ बोलते हैं ना, यूज टू होने में हेल्प करवाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उस वजह से, अप्लाई करने की वजह से अपने मैनेजर की नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। For example, a manager can leave routine decision making to his subordinate and deal with exception situation which require his or her expertise by following principle of delegation. Principle of delegation एक principle है। वो principle क्या बोलता है, मैंने तुमको समझाया था कि आप अपना काम जितना हो सके अडॉप्ट कर दीजिए, मेन काम अपने हाथ में रखिए। तो बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन लोगों को रियलिटी चेक मिलता है, उनको रियलिटी मतलब रियल लाइफ सिचुएशन पता चलती है और उस अकॉर्डिंग वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करके अपना काम को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और मेन काम पे फोकस कर सकते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या देता है, इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब रियलिटी चेक दिलवाता है। ऐसे अगर सपोज ये प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन नहीं होता तो मैनेजर क्या करता, सारा काम खुद ही करता, सारा काम खुद करता तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती। बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन उसको रियलिटी पता चली कि यार नहीं, अगर काम मैं अलॉट कर दूं मेरे सबऑर्डिनेट को तो और मैं मेरे मेन काम पे फोकस करूं तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए क्या बोला मैंने, सिग्निफिकेंस क्या है कि वो क्या देता है, रियलिटी चेक प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट में विद मिनिमम कॉस्ट अप्लाई करना है वो बताता है। उसके बाद ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने में काम करवाता है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि आपको है ना बायस नहीं होना है। आप लोगों को किसी भी दो मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप लोगों को डिसीजन ऐसा नहीं कि ये मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है तो मैं इस तरह से डिसीजन लूँगा, नहीं, आप लोगों को इस तरह से डिसीजन लेना है कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, फायदा हो। ठीक है, इसके अंदर अपन लोगों को क्या बोला है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, और प्रिंसिपल्स अपन को हेल्प करवाते हैं अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करवाने में। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, वो अपन को बोलते हैं कि यहाँ पे मैनेजर को बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए, उसको अपने जो पावर है उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो उस वजह से अपन को दो चीज़ें सिखाता है प्रिंसिपल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब
साइंटिफिक डिसीजन मतलब तुम्हारा ये जो तुम्हारे मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन होंगे ना वो साइंटिफिक होंगे, वो ऐसे तुक्के में नहीं होंगे। तुम लोग अगर प्रिंसिपल को अप्लाई करके डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे, थॉटफुल होंगे और जस्टिफाइबल होंगे, ठीक है। तो इस वजह से तुम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा ना थोड़ा बेनिफिट होना ही है। ये जो प्रिंसिपल है ये लॉजिक पे बेस्ड है, वो ब्लाइंड फेथ पे बेस्ड नहीं है। मैनेजमेंट डिसीजंस taken on the basis of principle are free from bias. Moreover ये जो मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं जो प्रिंसिपल के बेसिस पे लिए जाते हैं वो बायस मतलब वो कोई भी भेदभाव से दूर होते हैं। एंड प्रिजुडिस दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड सिचुएशन। ये जो प्रिंसिपल है ये वो किस पे बेस्ड होंगे कि क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके उस सिचुएशन में मुझे किस तरह से बिहेव करना है वो मुझे कौन बताता है, प्रिंसिपल। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मुझे साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करवाता है और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको अवॉइड करवाने में हेल्प करवाता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अरे यार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है तो वो किस तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ जाए तो उसको किस तरह से मीट करना है उसमें हेल्प करवाता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया गया है तुम्हारी बुक के अंदर, डिवीजन ऑफ वर्क रिलेटेड ही मैं तुम लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। मीटिंग चाहिए मतलब जैसे जैसे आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरनमेंट में काम कर रही है वो एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है, राइट। अब हुआ क्या, पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी, अब आप थोड़े थोड़े धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड हो गई है। एक्सपांड होने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है पहले की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन अलग है, पहले का एनवायरनमेंट अभी का एनवायरनमेंट अलग है। तो यार ये एनवायरनमेंट चेंजेस को मैं अडेप्ट कैसे करूँगी, ये अडेप्ट करने में मुझे प्रिंसिपल बहुत हेल्प करवाता है। एक प्रिंसिपल मुझे बोलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क मतलब आपको याद है अपन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में केपीओ रिलेटेड पढ़ा था, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये अपन को क्या, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि यार आप लोग अपने कोर फंक्शन पे वर्क कीजिए, जो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी है उसको क्या कर दीजिए, किसी और को आउटसोर्स कर दीजिए, वो आप किसी और से काम करवा दीजिए वो वाला काम। तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, आपके प्रिंसिपल्स आपको जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उस टाइम पे आप लोग किस तरह से इस एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं उसमें आपको हेल्प करवाता है। एक बार रीड कर लीजिए। Although the principles are in the nature of general guidelines, but they are modified and as such help manager to the changing situation requirement of the environment. ये भले सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है बट चेंजिंग सिचुएशन में किस तरह से आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और वो सिचुएशन में आप किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं उसमें आप लोगों को ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है। लास्ट सेकेंड पॉइंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखता है। वो बिजनेस हाउसेस को पब्लिक की वेलफेयर में किस तरह से काम करता है उसमें से आपसे ही बताता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज़ को कंसिडर करता है। तो आज के टाइम में क्या हो गया ना, पब्लिक लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है कि ये ना बिजनेस हमारा कुछ गलत काम नहीं करे, बिजनेस हमारे साथ कुछ गलत नहीं करे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल इंक्लूड किए गए हैं जिस वजह से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो भी फुलफिल हो जाती है। तो क्या हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंस हो गया, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेज बिजनेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट थियरीज एंड प्रिंसिपल हैव इवॉल्व्ड इन दिस रिस्पॉन्स। इस वजह से बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट थियरीज और सारी आई है जिस वजह से क्या हो रहा है, मैनेजमेंट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पा रहा है। लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन देने में और रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि MBA और ये सब करते हो आप, अगर IIMs में जाते हो, IIMs में आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपको प्रिंसिपल रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है कि प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट की, किस तरह से उसको अप्लाई करना है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जो मैनेजर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने में, उनको एजुकेशन देने में, फिर जो अपन रिसर्च करते हैं कि अगर ह्यूमन इस तरह से बिहेव करेगा तो क्या होगा, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो ये सारी जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। पढ़ लेते हैं। Principle of management are at the core of the management theory. Many entrance exams are based on this principle, enable refinement of management practices as well as facilitating the development of new management technique. ये principles अपन लोगों को नई टेक्निक को डेवलप करवाने में भी हेल्प करवाता है। ये सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैनेजर्स को ट्रेन करने में भी हेल्प करता है और एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से अपने सिग्निफिकेंस क्या क्या हो गए, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विथ यूजफुल इंसाइट इनटू reality, optimum utilization of resources, scientific decision
मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। एक बार बिना देखे वापस सोचो क्या बोला। सबसे पहले रियलिटी बताता है, उसके बाद ऑप्टिमम यूज करवाता है, साइंटिफिक डिसीजन चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करवाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में काम करवाता है, और लास्ट पॉइंट क्या था, ट्रेनिंग एजुकेशन में काम आता है। ठीक है, इतना समझ आया स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर अपन लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। यही चीजें आप अपने टेक्स्ट बुक में से भी रीड कर लीजिएगा। मैंने मोस्टली टेक्स्ट बुक में जितना भी कंटेंट है, जितने भी एग्जाम्पल्स है, वो भी कवर कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स।